हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएसईपी के लिए ईएमआई और एसी के 5 मस्ट डू क्वेश्चंस। इस सीरीज में पहले और बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। आई एम श्योर आपने ये प्लेलिस्ट फॉलो करी है, आपने वो टॉपिक्स देखा है। इसके अलावा हम पूरे वन शॉट वीडियोस भी लेके आए हैं बहुत डिटेल में, जिसमें लाइव हम लोगों ने चैप्टर्स को एनएसईपी के लिए समराइज किया है। तो आज अगले 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर मैं ईएमआई और एसी के 5 मस्ट डू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको एनएसईपी के लिए करने ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है ये आपके सामने लिखा क्या है। अ रबर कोटेड वायर इज बेंट इन शेप ऑफ अ रिजिड साइनोसॉइडल and then its ends P and Q are electrically connected with the help of a straight conducting wire, making a closed loop of total resistance R and inductance L। ठीक है, एक ऐसा सर्किट हमने बनाया जिसमें एक ऐसा वायर लिया साइनोसॉइडल लूप के शेप का और इसके एंड्स को ज्वाइन किया। तो समझो कि ये साइनोसॉइडल जो कर्व के फॉर्म में ये बेसिकली फिजिकल कर्व है और इसके एंड पॉइंट्स Q और P को ज्वाइन कर लिया, तो एक कंप्लीट लूप बन गया, एक क्लोज सर्किट बन गया। हमको बोला कि ऐसा एक सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और इसमें आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है कि ये साइनोसॉइड का एम्पलीट्यूड है A0 और इसको ये लाइन AA जिसके इधर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है B, उसमें ऐसा V वेलोसिटी से भेज दिया, V वेलोसिटी से भेज दिया। ठीक है, अगर इसका ये एक साइकिल, इस साइनोसॉइडल कर्व का ये पूरा एक साइकिल ऐसा t टाइम में इधर अंदर घुस जाता है इसमें, ठीक है, तो आपको बताना है कि एवरेज थर्मल पावर जो ये लूप में जनरेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एक तरीके से इस लूप का एरिया अंदर जा रहा होगा, तो इस लूप में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ डीई अगर मैग्नीट्यूड में मैं देखूं तो उसको मैं लिख सकता हूं बी डी ए बाय डी टी। मैग्नीट्यूड में इतना होगा, माइनस साइन हम लगाते हैं लेंजेस लॉ के लिए, लेकिन इतने मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। अब ये अगर किसी इंस्टेंट पर हम देखें तो ये जो इंटरफेस है इस पर अगर मान लो, एक मिनट, ये इंटरफेस, इस पर अगर कोई एक ऐसा टर्म, ऑल राइट, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई एक ये कर्व का एक हिस्सा अगर यहां पे पहुंचा हुआ है, अगर t इज इक्वल टू 0 पर ये पॉजिटिव साइकिल का ये वाला हिस्सा t इज इक्वल टू 0 पर ये यहां पर था, तो टाइम t पर जब आगे जा रहा होगा तो आप समझो कि इस वक्त ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट हो जाएगी a साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये ऐसा भले फिजिकल कर्व है लेकिन ये वेव के फॉर्म में ऐसा आगे जा रहा है, तो t टाइम में ये ऐसा a साइन ओमेगा टी है, हाइट बढ़ चुकी होगी, ये साइनोसॉइडल कर्व है। t इज इक्वल टू 0 पर ऐसा था, अगर पॉजिटिव साइकिल था तो एट टाइम t यहां पर ये हाइट कितनी हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी। तो ये हाइट जो y है इसको हम बोल सकते हैं कितना, एम्पलीट्यूड जो कि पीछे लिखा हुआ था A0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, अब y हो गया A0 साइन ओमेगा टी और इसमें ओमेगा क्या है, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टी। ठीक है, और क्या, अगले dt टाइम इंटरवल में जो थोड़ा सा हिस्सा
और अंदर चला जाएगा वो ये वाला हिस्सा होगा। ये इतनी लेंथ को ये y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना एरिया और अंदर चला जाएगा। ये जो छोटा सा लेंथ है जो dt टाइम में अंदर जाएगा वो इस कर्व का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय dt होगा। और इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा एरिया जो dt टाइम में जाएगा वो अगर मैं लिखना चाहता हूं dA तो मैं लिखूंगा y मल्टीप्लाइड बाय v dt, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा a नॉट v साइन ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय dt। इफेक्टिवली यहां से एरिया आया हमको dA बाय dt, एरिया के चेंज होने का रेट, जो एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड में पर यूनिट टाइम एंटर करता चला जा रहा है वो रेट अगर हम देखें dA बाय dt तो वो आ जाएगा कितना, a नॉट v साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो सही है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस इंस्टेंट पे, इसको E लिख लेते हैं, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को E लिख लेते हैं, टाइम डिपेंडेंट। तो E का वैल्यू आ जाएगा कितना, B इंटू डी ए बाय डी टी मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, साइन हम लोग नजरअंदाज कर दे रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली पावर निकालना है। पावर में तो क्या ही साइन का काम, साइन से तो हमको करंट की डायरेक्शन लेंजेस लॉ से पता चलती है। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा B A नॉट V साइन ओमेगा टी, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब इस लूप में ध्यान से देखो तो लूप का रेजिस्टेंस था L R और इंडक्टेंस था L। ठीक है, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, और क्या गिवन है हमको, हमको इस सर्किट में ओमेगा गिवन है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब ये एक तरीके से हमारे लिए एक ऐसा सर्किट हो गया जिसमें एक इंडक्टर लगाए, एक रेजिस्टर लगाए और ऐसा एक साइनोसॉइडल सोर्स है। ये सोर्स है V इज इक्वल टू B A नॉट V साइन ओमेगा टी, इंडक्टेंस है L, रेजिस्टेंस है R। तो आप देखो इसमें जो एवरेज पावर होता है वो हमने एसी में पढ़ा है, क्या होता है, I स्क्वायर RMS मल्टीप्लाइड बाय R, मतलब V स्क्वायर RMS अपॉन Z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, ये हो गया एवरेज पावर। अब V स्क्वायर RMS को हम V नॉट का स्क्वायर, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अपॉन 2 Z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R लिखेंगे। V नॉट की वैल्यू कितनी थी, B A नॉट V, यही आया था ना, B A नॉट V। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज पावर हो जाएगा B A नॉट V का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। Z स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा L का स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आप क्या डाल दोगे, ओमेगा की वैल्यू आप डालोगे 2 पाई बाय टी। ये वैल्यू डालने पर आपको क्या मिलेगा, एवरेज पावर हो जाएगा B A नॉट V का स्क्वायर, ठीक है, R, यहां पर T डालोगे तो एलसीएम ले लोगे तो T स्क्वायर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ट्वाइस ऑफ
आर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये होगा हमारा आंसर। ये होगा इस लूप के लिए एवरेज पावर। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करना चाहते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वेव के भी हैं और क्या है, ईएमआई तो यूज हो ही रहा है। लिखा क्या है, a conducting wire of length L and cross sectional area A towed between two fixed grounded metallic supports is vibrating in its fundamental mode with a frequency V, amplitude A, in presence of a uniform magnetic field of induction B pointing normal to the plane of vibration of the string. The expression for electromotive force induced in the wire as a function of time t, assuming the wire straight at t is equal to 0. ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं सिचुएशन क्या है। ये दो एंड्स के बीच में एक वायर ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, तो ये एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव तो है ही है, इसका ये वाला एंड नोड है और दूसरा वाला एंड एक और नोड है और बीच में एक एंटी नोड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए पहली बात तो ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2, तो मैं लिखूंगा कि L की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाय 2 के इक्वल। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस वेव इक्वेशन का स्टैंडिंग वेव ऐसी बन सकती थी, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑसिलेशन जो होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस केस में वो कितना दिया हुआ है, इस केस में गिवन है फ्रीक्वेंसी v एंड एम्पलीट्यूड a। ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स या कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स या साइन ओमेगा टी साइन के एक्स टाइप्स ये इक्वेशन आती थी। इस केस में इक्वेशन आएगी साइन ओमेगा टी साइन के एक्स। क्यों आएगी, क्योंकि पहली बात तो x इज इक्वल टू 0 पे हमको ये y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, नोड आ रहा है, तो देखो यहां पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 है तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 2L या फिर K जो कि 2 पाई बाय लैम्डा होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी K इज इक्वल टू पाई बाय L। तो अगर K की वैल्यू पाई बाय L है तो यहां पे x की वैल्यू अगर L डालोगे, यहां पे x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर x इज इक्वल टू L है। x की वैल्यू L डालोगे तभी भी ये 0 हो जाएगा, तो kx वाला टर्म साइन वाला होना चाहिए था। अब ओमेगा टी वाला टर्म देखो, ये पूरी की पूरी वेव जब वाइब्रेट कर रही है तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये ऐसा स्ट्रेट हो जाती है, एक टाइम ऐसा आता है जब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा और उस वक्त इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, प्योरली काइनेटिक। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पर ये एनर्जी कैसी थी, प्योरली काइनेटिक थी। इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो t इज इक्वल टू 0 पर ही ये सारे पार्टिकल्स, ये पॉइंट्स जो है स्ट्रिंग के, उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, एनर्जी काइनेटिक थी। ठीक, तो इसलिए इक्वेशन इस वेव की कैसी होनी चाहिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स। ठीक है, ऐसी इसकी इक्वेशन होनी चाहिए। इतनी बात हमको समझ में आ गई। ऑल राइट, आगे बात करते हैं। अगर मैं एट टाइम t इसी वेव पर ऐसा x डिस्टेंस पर, ये यहां एट टाइम t इस वेव पर x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा जिसका लेंथ मैं ले लेता हूं dx, तो ये लेंथ dx, पहली बात तो ये ऐसा थोड़ा ऊपर पहुंच गया है और ये स्ट्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, तो ये लेंथ dx एक्चुअली अब खिंच के क्या हो गया है dl, और इसकी कुछ वेलोसिटी है अभी। ठीक है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसी है, ट्रांसवर्स, स्ट्रिंग के लेंथ के ऐसा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। तो अगर ये वेलोसिटी
ऊपर की तरफ या फॉर दैट मैटर नीचे की तरफ v है vp पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने वेव में पढ़ा है ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, vp डेल y बाय डेल एक्स कर लेते हैं, डेल टी कर लेते हैं, डेल y बाय डेल टी, x को कांस्टेंट मान करके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, a साइन के एक्स वैसे का वैसा लिख देता हूं मैं, और फिर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ओमेगा बाहर आएगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। इतना सही है। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे, ये डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है उसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, बाकी कैलकुलेशन मैं इधर करता हूं। अगर मैं ये जो एलिमेंट था डीएल उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये देखो ये है dx और ये रहा dl, जिसका यहां पर ये लगभग लगभग लीनियर एलिमेंट, ये वाला एंगल थीटा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू dl cos थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा परपेंडिकुलर, तो अगर इस छोटे से एलिमेंट में मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो, मोशनल ईएमएफ, तो वो क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, तो इसका ये ऐसा ये वाला प्रोजेक्शन वाला लेंथ आप लोगे तो डीएल कॉस थीटा। हमने ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में भी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता था ये हमने लिखा था, तो आप ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख के कर सकते हो। आइडिया ये है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला लेंथ वाला एलिमेंट हमको लेना था। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी हमने डाल दिया कितना, ए ओमेगा, और यहां से बी मिल गया हमको, और डीएल कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, डीएक्स। ठीक है, तो यहां पे साइन के एक्स डीएक्स आ गया और एक कॉस ओमेगा टी आ गया, कॉस ओमेगा टी, ये हो गया डीई मैग्नीट्यूड में। अब अगर हमको पूरा 0 टू एल ऐसा छोटा छोटा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उनको ऐड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा टोटल वो होगा ए ओमेगा बी कॉस ओमेगा टी, और साइन के एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 टू एल। के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी पाई बाय एल। खैर इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा ए ओमेगा बी कॉस ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस के एक्स, और के से इधर बाहर डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ठीक है, और क्या, 0 टू एल लिमिट डाल दोगे। अब देखो अगर लिमिट डालोगे तो कॉस 0 तो होगा 1, और कॉस के एल मतलब कॉस पाई हो जाएगा -1, तो -1 -1 -2 और एक और माइनस है तो ये हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर आया 2a b ओमेगा अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज थोड़ी सी ठीक से लिख लेते हैं। कैसे ठीक से लिख लेते हैं, यहां पर अगर हम लोग देख लें, चलो इसी पेज को हम आगे कॉपी कर लेते हैं, या ठीक है, हमको जो फाइनल आंसर मिला था वो मिला था 2a b ओमेगा बाय के
2ab ओमेगा बाय के cos kx ऐसा मिला था। अब इसमें क्या क्या हम लोग बदल सकते हैं, देखो ओमेगा की वैल्यू हम लोग डाल लेंगे, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 2ab 2 पाई न्यू, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा cos ओमेगा टी था, आई थिंक ना, ओमेगा टी था, के एक्स नहीं था, ओमेगा टी था, तो ये है ओमेगा टी, के एक्स तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है, ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू टी, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन थी न्यू, और नीचे के की वैल्यू हमको क्या मिली थी, देख लो, के की वैल्यू हमने निकाली थी पाई बाय एल, तो यहां आ जाएगा पाई बाय एल, और इफेक्टिवली ये मिल जाएगा 4ab, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एल न्यू कॉस 2 पाई न्यू टी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हुआ हमारे दूसरे सवाल का जवाब, आराम से देख लो। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली है इंपल्स मोमेंटम का, और साथ के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स का भी, और ईएमआई भी थोड़ा यूज हो रहा है। अब देखो यहां है क्या कि एक पार्टिकल रखा हुआ था a,0,0 पे, a uniform magnetic field that varies with time according to the given graph and points in negative z direction is switched on in a cylindrical region of radius r. R is greater than a, coaxial with z axis, ओके, फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये क्या था कि एक मैग्नेटिक फील्ड था नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, जिसका कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में 0 से मैग्नीट्यूड बढ़ के कितना हो गया बी नॉट, तो एकदम जल्दी से बढ़ा, और फिर ये यूनिफॉर्म हो गया। हमको बोला कि एक पार्टिकल जिसका चार्ज q है वो a,0,0 पे रखा हुआ था, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी ये बता दो, ठीक है, तो देखते हैं, बना लेते हैं, पहले तो एक्सिस बना लेते हैं, ये हुई एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर मैंने बना लिया वाई एक्सिस, और प्लेन के इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जेड एक्सिस हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, ये ऐसा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटेड था, और ये मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा टी टाइम में डेवलप हुआ था, एकदम ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 0 से बी नॉट हो गया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, और डेल्टा टी बहुत छोटा था। एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल कहां था, वो पार्टिकल था ऐसा a,0,0 पर, a,0,0 यहां एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल का चार्ज कितना था q, तो इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ डेवलप होगा, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा, और अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ऊपर की तरफ मानूं ऐसा, तो E इंटू 2 पाई a, ये पूरा E इंटू 2 पाई a, अगर मैंने ऐसा a रेडियस का सर्कल बनाया, आप देखो मैं बना देता हूं, रुक जाओ, यहां पर अगर आप ऐसा सर्कल बनाओ, सर्कल सेंटर्ड एट O, ये ऐसा सर्कल बनाओ अगर आप, जिसका सेंटर है ओरिजिन, और ऐसा XY प्लेन में बना, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सर्कुलर लूप बनेगा, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि E इंटू 2 पाई a, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस लूप के साथ एसोसिएटेड, जो कि होगा पाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dB बाय dt। यहां से E का वैल्यू मिल गया
पाई और पाई कैंसिल हुआ, ए भी कैंसिल हो गया एक, तो ए बाय टू डी बी बाय डी टी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी डेल्टा टी टाइम में, वो हो जाएगा ए बाय टू। अब देखो डेल्टा टी टाइम में अगर डीबी को इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, बी नॉट, है ना। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी, ये अगर इस टाइम इंटरवल में देखें 0 टू डेल्टा टी, तो ये क्या आ जाएगा, ए बाय टू बी नॉट। अगर इसको मैंने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल रहा है Q, Q इंटू ई क्या होगा, चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, उसको dt के साथ मल्टीप्लाई करके जो इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्या ये इंपल्स आएगा, वो इधर की तरफ ए बी नॉट बाय टू मल्टीप्लाइड बाय क्यू हो जाएगा। तो क्या इसी इंपल्स, ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, इसी लीनियर इंपल्स ए बी नॉट क्यू बाय टू को ही मैं चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि एम वी माइनस जीरो, इनिशियल मोमेंटम तो कुछ नहीं था, चार्ज रेस्ट पे था, उसके इक्वल बोल सकते हैं। और ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एम वी बाय क्यू बी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर क्यू बी नॉट इधर लेके गए तो ये कितना आ गया, ए बाय टू। तो ये बस इंपल्स मिलते ही, इसको इतनी इंपल्स मिलते ही ये वी वेलोसिटी मिल गई, और ये वी वेलोसिटी मिलने की वजह से अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्टेबलाइज हो गया, बी नॉट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज हो गया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ए बाय टू रेडियस का सर्कल में घूमने लग गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में। अच्छा, अब वो सेंटर कहां होगा इस रेडियस ए बाय टू के सर्कल का, आप देखो वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो v क्रॉस b किया तो अंदर की तरफ, तो इधर a बाय टू डिस्टेंस पे। तो अब इफेक्टिवली हुआ क्या कि ये पार्टिकल अब इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक सर्कल में घूमेगा, जिस सर्कल का रेडियस है कितना, a बाय टू, ठीक है। और वो सर्कल हमको दिखाई कैसा देगा, a बाय टू रेडियस का सर्कल है, और उसका जो सेंटर था वो था a बाय टू कॉमा जीरो, ये ऐसा 0,0 से ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, शुरू में a,0 पे था, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया, अंदर की तरफ फील्ड स्टेबलाइज हो गया है, बी नॉट, रेडियस a बाय टू। तो आप बता ही सकते हो कि इस सर्कल का इक्वेशन जो हमको पूछा गया था वो क्या होगा, है ना। सेंटर अगर ओरिजिन होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 होता। अगर सेंटर यहां पर है तो आप क्या बोलोगे, x माइनस ए बाय टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। ये हो गई इक्वेशन इस सर्कुलर पाथ की। ध्यान से देखो और समझो, इस क्वेश्चन को करते वक्त जब भी हमको बहुत छोटे टाइम के लिए एक चेंजिंग फोर्स दिखाई दे, मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदल रहा था, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो भी हमको, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम टाइम के लिए है। जब भी बहुत कम टाइम के लिए फोर्स आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो टाइम इंटरवल में हमको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर काम नहीं करना पड़े, हमको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी की वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख लिया करते हैं, चेंज इन इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो जब भी बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए कोई ऐसा फोर्स आ रहा होता है तो हमेशा हमको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का ध्यान आना चाहिए, वही हम लोगों ने यहां पर किया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सीरीज एलआरसी सर्किट इज इन रेजोनेंस विद अ सोर्स of frequency 10 MHz and current amplitude in the circuit is I naught. It was found that when a different source of frequency f naught plus delta f, where delta f is 10 kilohertz. अब ध्यान दो, यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, 10 इंटू 10 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, 10 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज क्या होता है, 10 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज। तो डेल्टा एफ is very small as compared to f naught as given in the question, ठीक है। ये डेल्टा एफ जो है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा है
एफ नॉट के इक्वल, ठीक है। व्हेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, द करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट वाज ओनली 1% ऑफ आई नॉट। फाइंड द इंडक्टेंस इन द सर्किट इफ इट इज नोन दैट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 0.314 ओम। अब देखो क्या है कि एट रेजोनेंस आपको मालूम है Z इज इक्वल टू आर होता है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगा रेजोनेंस पे, आई नॉट जो होगा वो हो जाएगा कितना, V नॉट अपॉन आर, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ, इन दैट केस करंट बिकम्स 1/100 टाइम्स इनिशियल करंट एट रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस पे करंट आई नॉट था, तो इस वक्त अगर फ्रीक्वेंसी आपने ऐसा कर दिया तो करंट कितना हो गया, आई नॉट बाय 100, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जेड के इक्वल हो जाएगा, है ना। और अगर आप यहां से इसको, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के कंपैरिजन से आर और एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी पर जेड में जो रिलेशन मिलेगा वो क्या दिख रहा है आपको, आप देख लो। आर इज इक्वल टू, आराम से देख लो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आर इज इक्वल टू जेड बाय 100 हुआ, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो भी इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा होगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 पावर 4 आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब यहां से आपको मिलेगा ओमेगा एल प्लस माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर 10 पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आई थिंक ये जो -1 मैंने किया है, अगर ये नहीं करूं तो आप में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 10,000 में से एक माइनस करके 9,999 मैं लिखूं, या सीधे सीधे उसको 10,000 लिख के रखूं, आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो मैं इसको 1 को जो है ना, ये वाला नेग्लिजिबल मान लेता हूं, और इसको 10 पावर 4 आर स्क्वायर ही लिखता हूं। और अगर इसको 10 पावर 4 आर स्क्वायर में लिखूंगा तो इफेक्टिवली मुझे मिल जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 आर। रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ, तो 9999 का रूट नहीं लिया, 10,000 का रूट ले लिया, ठीक है, इतना तो ठीक है। अब ये ओमेगा क्या था, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा सी, ये हो जाएगा 100 आर। ओमेगा नॉट कॉमन लो, तो यहां आपको मिलेगा ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, माइनस, इधर आओ, यहां पर ओमेगा नॉट कॉमन लोगे तो ओमेगा नॉट सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और इधर आया 100 आर, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब ओमेगा नॉट क्या था, रेजोनेंस पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एट रेजोनेंस हमको मालूम है कि 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी को ही हम ओमेगा नॉट एल भी लिख सकते हैं। तो मुझे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसी ने पूछा नहीं था, इंडक्टेंस पूछा था, तो ये 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी को आप क्या लिख लोगे, ओमेगा नॉट एल। अगर ओमेगा नॉट एल लिखा और कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा ओमेगा नॉट एल बाहर, अंदर आएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और ये वाले टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट पावर -1, और ये आया 100 आर। अब ध्यान रहे, जो फ्रीक्वेंसी थी वो मेगाहर्ट्ज में थी, और जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी थी वो किलोहर्ट्ज में।
इसका मतलब डेल्टा एफ बहुत छोटा था एज कंपेयर टू एफ, तो डेल्टा ओमेगा भी बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट। और इसलिए इसको बायनोमियल थ्योरम से अगर हम एक्सपैंड करें तो हमको ये मिलेगा ओमेगा नॉट एल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, अब बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, अब ये सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में है, सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ये सिंप्लीफाई होके क्या देने वाला है हमको। यहां आया ओमेगा नॉट एल, अंदर आया 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट है, 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और ये आ गया 100R। ठीक है, ओमेगा नॉट गया, ओमेगा नॉट गया, तो यहां से L की वैल्यू आई 50R अपॉन डेल्टा ओमेगा। L की वैल्यू 50R अपॉन डेल्टा ओमेगा, वैल्यूज डालते हैं, ये हुआ 50, R की वैल्यू गिवन है 0.314 और 10 किलो हर्ट्ज डेल्टा एफ था, तो ये हो जाएगा 0.314 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एफ। डेल्टा एफ था 10 किलो हर्ट्ज, मतलब 10 पावर 4 एसआई यूनिट्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक इसको 5 लिखेंगे तो 3.14 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 2 ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 हेनरी, या फिर 0.25 मिली हेनरी। ठीक है, ये इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया, आराम से देख लो। ये था हमारा चौथा सवाल जो हम करना चाहते थे, और फिर आखिर में ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अलावा और क्या आ रहा है, एसएचएम की थोड़ी सी थ्योरी आ रही है। कैसे आ रही है एसएचएम की थ्योरी, देखते हैं आराम से। देखो लिखा हुआ है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ radii r are placed at a large distance from each other. They are connected by a coil of inductance L as shown in the figure. Neglect the resistance of the coil. The sphere A is given a charge Q and switch S is closed at t is equal to 0. Find the charge on the sphere B as a function of time. At what time charge on the sphere B is Q by 2. ठीक है, तो ऑल राइट, तो चलो देख लेते हैं। ये ऐसा पहला स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, दोनों आइडेंटिकल हैं लेकिन बहुत दूर दूर हैं, इसका मतलब एक दूसरे के पोटेंशियल को प्रभावित नहीं कर रहे। यहां ऐसा एक इंडक्शन कॉइल लगा हुआ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है। शुरुआत में चार्ज जो पहला स्फीयर है उसके ऊपर कितना था, कैपिटल Q। ठीक है, अब क्या होगा कि चार्ज धीरे धीरे इस वाले स्फीयर पे आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने स्विच क्लोज कर दिया तो इसको एक पाथ मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज इधर जाएगा। किसी टाइम पर अगर Q चार्ज उधर ट्रांसफर हो गया तो यहां पे चार्ज कितना बच जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और यहां चार्ज कितना आ चुका होगा, स्मॉल q। वायर में बीच में करंट होगा और ये करंट में चेंज को ये इंडक्टर अपोज कर रहा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्फीयर A और स्फीयर B का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB ये L di बाई dt के इक्वल होगा, जो इसमें इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा होगा। VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q माइनस स्मॉल q अपॉन A। रेडियस कितना था, A था, R था, क्या था, रेडियस था R, तो R हो जाएगा। ठीक है,
आर माइनस के क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा एल डी आई बाय डी टी। आराम से देखो, अब इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा हो जाएगा के, यहां के अपॉन आर कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस 2Q। हम अंदर चाहते हैं Q, तो ऐसा इसको लिख देते हैं, 2 भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2K अपॉन आर, अंदर आ जाएगा Q बाय 2 माइनस स्मॉल q, और ये हो जाएगा L डी क्यू बाय डी टी, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर, क्यू का सेकेंड डेरिवेटिव। यहां तक ठीक है। अब देखो ये एसएचएम वाली इक्वेशन सा कुछ लग रहा है, लेकिन वो शिफ्टेड ओरिजिन वाला है, ध्यान दो। तो मैं क्या लिखना चाहता हूं कि एक क्यू बाय 2 माइनस स्मॉल क्यू को मैं लिख लेता हूं क्यू डैश, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखी थी वो प्रॉपर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो जो फिजिकल ऑसिलेटर की जो एसएचएम वाली इक्वेशन होती थी वैसा हो जाएगा। ये हमको बन जाएगा डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, इधर की तरफ हमको मिल जाएगा माइनस साइन के साथ में 2K अपॉन एल आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू डैश। मैथमेटिकली ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x वाली इक्वेशन है, और इसका जनरल सॉल्यूशन हमको मालूम है। ये यहां से क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी क्यू डैश नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। और क्यू डैश की वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा यहां पर क्यू बाय 2 माइनस स्मॉल क्यू, तो हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू यहां से देखो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्यू बाय 2 माइनस क्यू डैश, मतलब कि माइनस क्यू नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5 मिल जाएगा। अब यहां पर दो अननोन है क्यू डैश और 5 जो हमको ढूंढना पड़ेगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो करंट आएगा डी क्यू बाय डी टी, जो कि आ जाएगा यहां पर, ये तो डेरिवेटिव चला जाएगा, माइनस क्यू नॉट डैश ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये आ जाएगा करंट। ठीक, ये आ जाएगा करंट। अब आप देखो एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर पूरा करंट ब्लॉक कर देगा, करंट कितना होगा 0। ठीक है, अगर करंट 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू टी की इज इक्वल टू 0 पर क्या होनी चाहिए, पाई बाय 2, तो यहां से 5 कितना मिलेगा, पाई बाय 2। अच्छा, 5 का वैल्यू पाई बाय 2 डाल दोगे तो यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। एट टी इज इक्वल टू 0 क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो क्यू बाय 2 माइनस क्यू नॉट डैश कॉस 0, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां से क्यू नॉट डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाय 2। फर्दर इस इक्वेशन से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू आपको पूछूं तो आप बोलोगे कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2K बाय एल आर, अंडर रूट 2K बाय एल आर। ठीक है, तो अब हम लोग बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको फाइनल जो इक्वेशन मिली वो मिल गई Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकाला अभी, अंडर रूट 2K बाय एल आर।
अंडर रूट 2k/LR। यही आया था ना, देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही आया था, यही आया था, ठीक है। ऑल राइट, ये तो हुआ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्फीयर बी पर, जो पहला सवाल था। हमको हमको ये भी बोला कि स्फीयर बी पर चार्ज, मैं क्या क्या निकालना था, हाँ, एट व्हाट टाइम चार्ज ऑन बी इज Q/2। तो देखो, बी पर चार्ज Q/2 कब होगा, यहां पर Q/2 डालोगे तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 आनी पड़ेगी। मतलब अगर Q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2, इसका मतलब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0, और इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, π/2, है ना। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 ओमेगा, या फिर π/2 अंडर रूट ऑफ LR/2k। तो ये वो टाइम है जिस पे क्यू, जो बी होगा उसके ऊपर चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q/2। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आई। ये 5 क्वेश्चंस थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ, पर साथ के साथ मैं एक बोनस क्वेश्चन भी लेके आया हूं। ये एक्चुअल ओलंपियाड का क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन के अंदर है क्या, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें एक रॉड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें एक रॉड है ऐसा शुरू शुरू में, ये ऐसा एक रॉड, और ये रॉड एक्स वाई एक्सिस से लग करके ना ऐसा स्लाइड हो रहा। ठीक है, शुरू में इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दी थी आपने, और बाद में ऐसा हो जा रहा है। ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये जब ऐसा घूम रहा था तो इसकी जो ये मतलब काइनेटिक एनर्जी जो थी ना वो पूरी खत्म हो गई, ये ऐसा अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना घूमने में ही इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, हीट एनर्जी बन गई। तो आपको बताना है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो ये अब ये 6th क्वेश्चन हो गया, ये एक्चुअल ओलंपियाड का क्वेश्चन है, इसलिए ये मैं आपको देके जा रहा हूं। जो आप लोगों ने पढ़ा है समझा है उसके बेसिस पर अगर आप इसको ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच। और ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू।